और सबसे पहले बात आज के दिन के सबसे बड़े फैसले की। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उदयपुर के पॉक्सो कोर्ट 2 ने दोषी कमलेश को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को छिपाने के आरोप में कमलेश के माता पिता को भी दोषी माना है। मासूम से दुष्कर्म और हत्या का मामला। उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट का फैसला। कमलेश को माना दोषी, सुनाई फांसी की सजा। 29 मार्च 2023 ये वो तारीख है जब 8 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी मौत के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था। इस मामले में उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट ने न सिर्फ कमलेश बल्कि उसके माता पिता को भी दोषी माना है। कमलेश को जहां फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं उसके माता पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कमलेश के माता पिता ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई। हत्याकांड हुआ था, पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसके नृशंस तरीका से हत्या कर दी थी, जिसके हमारे पॉक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान संजय जी भटनागर साहब द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर हमारे प्रोसिक्यूशन द्वारा 42 गवाह और 174 दस्तावेज और 25 आर्टिकल पेश किए गए और मुलजिम के द्वारा इसकी प्रतिरक्षा करते हुए और उसको दोषी करार दिया गया। और आज हमारे मेवाड़ के अंदर ये ऐसे दोषी और ऐसे नृशंस हत्यारे को आज न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। और दोनों जो साक्ष्य मिटाने में, उसके माता पिता साक्ष्य मिटाने में और जो उसको दस्तावेजों को उसको करने का वो दोषी पाया गया था 201 का, उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। करीब 8 दिन पहले ही कोर्ट ने कमलेश और उसके माता पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। दरअसल ये पूरा मामला 29 मार्च 2023 का है। इसी दिन बच्ची के पिता ने मावली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि स्कूल से आने के बाद बच्ची अपने ताऊजी के पास जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन फिर नहीं लौटी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसकी तलाश की। 1 अप्रैल 2023 को बच्ची का शव खंडहर में एक बोरे में पड़ा मिला। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की माने तो कमलेश बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने घर से लेकर गया, रेप के बाद उसकी हत्या की और शरीर को 10 टुकड़ों में भरकर एक खंडर में फेंक दिया। इस मामले में 42 गवाह पेश किए गए, जबकि 174 अहम दस्तावेज और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। पुलिस ने जांच के दौरान 303 पेज की चार्जशीट पेश की थी। बहरहाल आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। माता पिता को भी 4-4 साल की सजा हुई है। बड़ी खबर आ रही है डीग से, जहां पर जेवीवीएनएल के एक्सीएन के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीबी ने डीग एक्सीएन मनोज कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड का मुकदमा दर्ज किया है। वीसीआर नहीं भरने की एवज में घूस मांगी थी और बाद में 30,000 रुपए में यह सौदा तय हुआ था, लेकिन कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी ने घूस नहीं ली थी। अब रिश्वत की डिमांड का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आपको डीग से बता रहे हैं, जहां पर जेवीवीएनएल के एक्सीएन के खिलाफ एसीबी की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी की तरफ से डीग एक्सीएन मनोज कुमार वर्मा के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड का यह मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश में उपचुनाव के रण में सचिन पायलट की एंट्री हो चुकी है। दौसा सीट पर सचिन पायलट ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। इसके लिए वो कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने दर्जनों गांव का दौरा किया और दौसा के कुंडल में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूरी तरह बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के 11 महीने के शासनकाल से जनता त्रस्त है और इस उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि दौसा समेत प्रदेश की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव जीतेगी। संतरी मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। मुरारी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज डीसी बैरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। मीणा के भाई है जगमोहन मीणा, कितना तगड़ा मुकाबला कांग्रेस। देखिए, चुनाव होता है। मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात एक तरह से किया है, उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है। हमारी सारी स्कीम्स को उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। और वहीं सचिन पायलट का दौसा में जलवा देखने को मिला। जैसे ही सचिन पायलट बडोली गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट भी गाड़ी से उतरे और समर्थकों के साथ डांस करने लगे। इस दौरान पायलट ने काफी देर तक डांस किया और अब यह डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं बडोली ने सचिन पायलट को 200 फीट लंबा साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ऐसे में कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस सभी पर दबाव आएगा और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा। सारे मंत्री, संतरी, तंत्री सब यहाँ पर हैं, सब दबाव डाल रहे हैं। पुलिस का, प्रशासन का, पैसे का, तहसीलदार, कलेक्टर, पटवारी, बीडीओ, एसडीओ, सब लोगों पे दबाव आएगा सरकार का। लेकिन मैं आप लोगों को जानता हूँ, हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, आप लोगों का पूरा विश्वास हम लोगों को है कि पूरे देश में आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि दौसा के लोग किस करवट बैठते हैं। झुंझुनू में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के दौरे में जनसैलाब उमड़ रहा है। भांबू के चुनावी दौरे में जनता का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस दौरान भांबू को लड्डुओं से तौला गया। इसके बाद प्रतापपुरा पहुंचे भांबू का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और केलों से तौलकर अभिनंदन किया। इसी कड़ी में राजेंद्र भांबू ने प्रतापपुरा पंचायत के गांवों से जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया। देसूसर में आयोजित कार्यक्रम में राजेंद्र भांबू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जनता में खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में आपकी सेवा करने आया हूं। तो इतना अधिक हो रहा है कि मतलब जहाँ भी जाते हैं लोगों का इतना बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह जनसैलाब उमड़ रहा है और युवाओं में बहुत जोश है, भारी समर्थन मिल रहा है। इसके कारण जो भी कार्यक्रम है उनमें भी देरी हो रही है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है। एक अलग ही तरह का माहौल है। झुंझुनू के मंडरेला में एक नुक्कड़ बैठक के संबोधन के दौरान दिया गया सांसद ब्रजेंद्र ओला का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नुक्कड़ सभा में ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि वो उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती टिकट दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र भी किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो टिकट तक वापस कर दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा और जीता भी। ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि यही हाल उपचुनाव को लेकर भी था। कतरा रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ लोगों ने तो टिकट ही वापस कर दी, एक दो ने राजस्थान में। उस परिस्थिति में आपके बलबूते पर मुझे पार्टी ने आदेश दिया। मैंने कहा साहब और किसी को लड़ा लो, मैं तो विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा पार पड़ेगी नहीं, हमारा जो भी सिस्टम है जिससे हमने जानकारी करी है, तो मुझे आदेश दिया। मैं आपके बीच आया, रात में दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए छोड़ दिया था। बड़े बड़े आदमी कतरा रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ लोगों ने तो टिकट ही वापस कर दी, एक दो ने राजस्थान में। उस परिस्थिति में आपके बलबूते पर मुझे पार्टी ने आदेश दिया। मैंने कहा साहब और किसी को लड़ा लो, मैं तो विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा पार पड़ेगी नहीं, हमारा जो भी सिस्टम है जिससे हमने जानकारी करी है, तो मुझे आदेश दिया। मैं आपके बीच आया, रात में
दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए छोड़ ही दिया था। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने दावा किया है कि हरियाणा में अपनाई रणनीति का न केवल राजस्थान के उपचुनाव में बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा को फायदा मिलेगा। पूनिया ने कहा कि भाजपा चुनाव में हर लिहाज से कांग्रेस से आगे है। पूनिया इस सप्ताह 4 सीटों पर दौरा शुरू करेंगे। 6 से 9 नवंबर तक झुंझुनू, रामगढ़, खींवसर, देवली, उनियारा में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के नेता उपचुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि भाजपा के सारे नेता एक मुखी होकर चुनाव में लगे हुए हैं। तेरह नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 नवंबर तक चलने वाली होम वोटिंग की प्रक्रिया 2 चरण में पूरी होगी। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों चरणों में छूट जाता है तो 9 से लेकर 10 नवंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। उपचुनाव के लिए होम वोटिंग। दस नवंबर तक 2 चरण में घर से मतदान। तीन 3000 से ज्यादा विशेष मतदाता लेंगे हिस्सा। बीते वक्त के साथ 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन उससे पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2 चरण में होम वोटिंग कराई जाएगी। अगर कोई छूट जाता है तो 9 से 10 नवंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतदान दल के साथ मौजूद रहेंगे। उनके मुताबिक अगर किसी वजह से पात्र मतदाता तय समय पर घर पर नहीं मिलता है तो मतदान दल एक और प्रयास के तहत 9 से 10 नवंबर को दोबारा होम वोटिंग के लिए घर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग समेत कुल 3193 मतदाता घर से डाक मतपत्र के जरिए मतदान करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक 85 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। इस बीच डूंगरपुर जिले की 84 और झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए होम वोटिंग कराई गई। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर होने वाले उपचुनाव के लिए धापू और दिव्यांग राजू ने वोट डाला। 84 में होम वोटिंग के दौरान 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट डालेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 कैंडिडेट मैदान में हैं। यहाँ बीजेपी से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा समेत निर्दलीय कैंडिडेटों के बीच मुकाबला होगा। और एवीपीडी, एवीएससी की वोटिंग हो रही है दिव्यांगों के लिए। ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें 85 प्लस के आयु वाले और दिव्यांग जनों के लिए घर पर हम होम वोटिंग के जरिए उनको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। झुंझुनू में होम वोटिंग के दौरान सबसे पहले नयासर की रहने वाली 100 साल की बुजुर्ग राबिया बानो ने वोट डाला। पूरी प्रक्रिया के बाद वोट डलवाया गया। राबिया बानो के बेटे मोहम्मद फारूक ने कहा कि ये निर्वाचन आयोग का बेहद अच्छा फैसला है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 585 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है, जिनमें 229 बुजुर्ग और 156 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। घर पर टीम आई थी वोट लेने के लिए, मैं हमारी माँ का वोट दिला चुका हूँ। अभी स्कूल में ले जाकर वोट दिलाना में परेशानी होती है, गाड़ी में बैठाने के लिए, और इस चीज़ का परेशानी थी। अभी हमारे घर पे आकर ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको वोट अभी हम वोट डाल दिया। रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सामान्य मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में 10 महिलाओं समेत कुल 79 उम्मीदवार मैदान में हैं। उदयपुर के फलासिया थाना इलाके में दीपावली के दिन थावरचंद भगोरा नाम के जिस शख्स की हत्या की गई, उसके परिवार के लोगों ने आरोपी के घर पर
चढ़ोतरा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को डिटेन कर लिया है। वहीं चढ़ोतरा करने वाले करीब 3 दर्जन ग्रामीणों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की है। उदयपुर जिले के फलासिया इलाके में दीपावली के दिन थावरचंद भगोरा नाम के जिस शख्स की हत्या चाकुओं से गोदकर की गई, उस मामले में पुलिस की मौजूदगी के चलते परिवार को मौताना तो नहीं मिला, लेकिन हत्या के कई दिन बाद मृतक के परिवार वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर आरोपी के घर चढ़ोतरा कर दिया। मौत के जिम्मेदार लोगों के घरों में पथराव और तोड़फोड़ की गई। इस मामले में नाबालिग आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और चढ़ोतरा करने वाले करीब 3 दर्जन ग्रामीणों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। 31 दिवाली थी, उस रात्रि को 8-9 बजे के आसपास जो भामटी गांव के अंदर एक पड़ोस की ऊपरी सिगड़ी का थावरचंद भगोरा, वो उनके मामा के वहाँ आया हुआ था। तो उनके मामा की किसी से रंजिश थी वहाँ पे, तो उन्होंने उसको मना किया होगा या उसको डांटा होगा, तो उसके चक्कर में उसका गांव के जो भामटी गांव के लोगों ने उसका मर्डर कर दिया चाकू घोंप के। ये घटना जैसे हमको इतना मिली, पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुंची, बॉडी को तुरंत वहाँ से उठाया, पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे CHC झाड़ों में शिफ्ट किया। उसके बाद उनके घर वाले इकट्ठे हुए, फिर घर वाले और आरोपी पक्ष दोनों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन उनका समाधान नहीं निकला। फिर हमने जो भी इसमें जिन्होंने हत्या की थी उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। दरअसल मामला दीपावली की रात का है, जब थावरचंद भागोरा भामटी गांव में अपने ननिहाल आया था, जहां रंजिशन उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत कराया, लेकिन आदिवासी अंचल होने के चलते मौताड़े की मांग तूल पकड़ने लगी। लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते मृतक के परिवार को इसमें सफलता नहीं मिली। मृतक के परिवार ने बिना मौताना लिए थावरचंद भगोरा का अंतिम संस्कार कर लिया। मौताने और चढ़ोतरा की कुप्रथा को खत्म करने के लिए उदयपुर पुलिस काम कर रही है। पिछले 35 दिनों में फलासिया थाना पुलिस ने 3 ऐसे शव जिनके लिए मौताने की मांग की जा रही थी, शांति पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करवाया। डीएसपी नेत्रपाल सिंह का कहना है, इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी सख्ती बरतेगी। इन लोगों ने जो आरोपी पक्ष के जो गाँव है भामटी, वहाँ पे जो मृतक पक्ष है ऊपरी सिगड़ी, वहाँ के लोग 100-200 लोग आए और दिन में 1 बजे के आसपास उन्होंने वहाँ पे उनके चढ़ोतरा कर दिया, उनके घर में तोड़फोड़ भी कर दी। तो पुलिस ने इनको फिर वहाँ बाकायदा लाठी चार्ज करके उनको डिस्पर्स भी किया वहाँ से। उसके बाद उनको सख्ती दी गई कि इस तरह की कोई ये व्यवस्था है जो मौताना जो आप करते हो यहाँ पे नहीं होगा। नियम अनुसार मुकदमा दर्ज है, उसमें उनके कार्रवाई को जो सहायता गवर्नमेंट की मिलती है, नियम अनुसार जो भी मिलती है वो बिल्कुल उनको मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं मौताना और चढ़ोतरा प्रथा है क्या। मौताना का मतलब मौत पर आना यानी पैसा। शव का सौदा करने की यह प्रथा सदियों पुरानी है, जिसमें मौत के जिम्मेदार लोगों से पैसा लिया जाता है। कई बार पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता न होने पर शव का अंतिम संस्कार तक नहीं होता। इतना ही नहीं, इसके बाद मृतक के परिवार वाले आरोपी के घर चढ़ोतरा कर देते हैं, जिसमें गांव के लोग भी शामिल होते हैं। आरोपी के घर में तोड़फोड़ की जाती है और फिर आग लगा दी जाती है। आदिवासी बहुल्य इलाकों में मौताना और चढ़ोतरा के चलते कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी नौबत भी आ जाती है। ऐसे में यदि पुलिस पूरी सख्ती बरतते हुए इसे खत्म करने की ठान ली तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सफलता मिलेगी। साथ ही आदिवासी अंचल में भी इस गलत परंपरा का खात्मा होगा। कपिल शिमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या की गुत्थी और उलझ गई है। पुलिस के हत्थे चढ़ी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन खुद को बेकसूर बता रही है। इस मामले में वीर तेजा मंदिर में परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। परिजन मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या स्टेटस है इस वक्त, इस पूरी खबर का इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहां है गुलामुद्दीन? बेगम ने खुद को बताया बेगुनाह। अनीता हत्याकांड में कौन कौन शामिल? ब्यूटी पार्लर की मालिक अनीता चौधरी की हत्या की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब तक मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। इस बीच अनीता की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस की लूट की थ्योरी को नकार दिया है, तो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की भी हत्या का संदेह जताया है। पुलिस ने पहले से इसी केस
को चोरी डकैती का केस बना दिया है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। इसमें षड्यंत्र रचे गए हैं, उसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पे बैठ के टाइम पास ही कर रही है पुलिस अभी तक। सिस्टम के कई अधिकारी भी इसके अंदर मिले हुए हैं। अगर नहीं होता तो पुलिस आज दिन तक इतना कोई बड़ा गैंगस्टर तो है नहीं, या तो उसकी हत्या करवा दी, ताकि सुनीता जी का पहले उससे मर्डर करवा दिया और बाद में उसका भी मर्डर करवा दिया होगा, ताकि मरने वाली खत्म, तो चैप्टर खत्म हो जाए। पुलिस की कई टीमें गुलामुद्दीन की तलाश में परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ दबिशें दे रही हैं। उसके परिजनों को भी रविवार को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई। वहीं सह आरोपी उसकी पत्नी आबिदा को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आबिदा खुद को बेगुनाह बता रही है और कह रही है गुलामुद्दीन को हत्या के बारे में सब कुछ पता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर खासा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा, ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? लो बैठो ना, क्या उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसा करूंगा, उन्होंने ही कहा था। उनको ही सब पता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। पुलिस का मानना है कि आबिदा ने इस मर्डर केस में अपने पति गुलामुद्दीन का पूरा साथ दिया, वो उसकी साजिश में शामिल थी। आबिदा इस केस की अहम कड़ी है। अनीता का गुलामुद्दीन के परिवार के साथ गहरा नाता था। रविवार को अनीता का एक फुटेज सामने आया जिसमें वो पीले सूट में नजर आ रही है। वो अपने ब्यूटी पार्लर से निकल एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि उसका शव लाल कुर्ती लहंगे में मिला। वहीं अनीता चौधरी के बाद गुलामुद्दीन का भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इसमें वो एक्टिवा पर बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। गुलामुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज जोधपुर जंक्शन का है। यहाँ एक दुकान से उसने बैग भी खरीदा था। हालांकि अब तक पुलिस गुलामुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मामले में अनीता के पति मनमोहन और एक महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें महिला हत्या में तैयब अंसारी और अन्य लोगों के हाथ होने की बात कह रही है। हेलो, कोई बयान पढ़िया? नहीं बढ़िया सवाल जिया जी। आज मैं अंसारी ने बकरूला पंचायत में शेरू भी आई गया ऊपर और फोन करा दिया एमएलए फैमिली है और कमिश्नर ने। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, सुमन जी के बाद 4 बजे बहन बात हुई अंसारी ने रहेगा रिकॉर्ड नंबर गया पर ठीक हो रही है तुम्हारा नंबर। हमारी बात सुनो, अंसारी ने आज मैं देखो मैंने ध्यान तो सही है, तो आप भी कोई बात छुपा रहे हो या तो मैं आप कह दूं? नहीं, अंसारी ने उसने कहा था कि मैं 4:15 बजे सुनीता के साथ हूँ, वो आनी बहन बात हुई बने परिवार वाला आ गया। अरे हमारी बात सुनो, हाँ तो फोन नंबर फोन तो आया हुआ ही नहीं। हाँ। मैंने फोन तो करी हो या मैं पार्लर बारे तो गई हूँ नहीं। हाँ बस अब नहीं मैं आंसर हाँ छो करता हाँ मैं कह रहा सुमन ही माने इतना दिए मैं कह दिया जी छो करता। अब कहीं कहो आंसर नहीं कहीं कहो थे मैं आंसर ही ने एक ही बात कहूला थे नहीं इन चीजों अंजाम गई जो भाई मैंने ठाकुर सुमन ने कहीं ध्यान हुआ थोड़े 12 महीने। हाँ मैं आंसर ही ने एक ही बात कहूला अगर अनीता जी थोड़ा गुड है तो मैंने नहीं थोड़ा ध्यान है, मैं पुलिस वाला थोड़े बारे में बताऊला। थाना इनमें डाउट है कि मैंने 100% इन बात डाउट है। आई नहीं लोकेशन आई, मैं कल रात पुलिस वालों ने फार्म हाउस वगैरह बताना है। हाँ मारी बात सुन लो, मैं अंसारी ने बकरूला अगर इन दिन और महीने अगर महाराज तक कहीं हुए नहीं तो हम लीजो कि आते अनीता जी ने गायब करन रमाइने। तो इधर अनीता हत्याकांड को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। अनीता के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी सीबीआई जांच की वकालत कर दी और मामले में कई गहरे राज छिपे होने की बात तक कही। चूंकि इसमें बहुत सारी शंकाओं का जन्म हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार इसमें सीधा हस्तक्षेप करे
और हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। ये परिवार की इच्छा है और सब लोगों की इच्छा है कि क्योंकि वो जिस तरह की शंकाएं सामने आई है उस तरह से राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय करना चाहिए जल्दी से जल्दी। मामले में पुलिस और भी कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ कर रही है। अब तक कई लोगों को राउंड अप किया गया है, लेकिन सवाल यही कि गुलामुद्दीन कहां है और इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की बेरहमी से हत्या के मामले में 5 दिन बाद भी जोधपुर पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। सोमवार को सरदारपुरा व्यापार मंडल ने दोपहर तक बाजार बंद रखकर विरोध जताया। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी धरने में पहुंचे। इसके अलावा जाट समाज के पदाधिकारी और सरदारपुरा व्यापार संघ के लोग गोल बिल्डिंग पर धरने पर बैठ गए। वहीं परिजनों ने ऐलान कर दिया कि 24 घंटे में समाज के लोग उनके साथ नहीं आएंगे तो कल पुलिस को पोस्टमार्टम करवाने में सहमति दे देंगे और अपनी एफआईआर भी वापस लेंगे। मृतका के बेटे राहुल चौधरी ने कहा है कि अन्न का त्याग कर देंगे और सिर्फ पानी पीकर जिएंगे और घटना का विरोध करेंगे। इसके बाद परिजनों ने 1 बजे धरना समाप्त कर दिया। डीसीपी राजर्षि वर्मा ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम काम कर रही है। वहीं राजेंद्र चौधरी ने सरकार से हस्तक्षेप करते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसकी पत्नी को हमने गिरफ्तार किया है। 5 दिन की पीसी रिमांड ली है और अभी उससे पूछताछ जारी है। उसकी पूछताछ में अगर कोई और पहलू सामने आएगा प्रकरण से संबंधित तो उस विषय में भी हम जांच करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, एक ऑडियो वायरल हुआ था, वो ऑडियो आप तक पहुंच गया, क्या कुछ है उसमें? ऑडियो वायरल हुआ तो हमारे पास भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा है। परिवादी पक्ष ने हमें कोई हैंडओवर नहीं किया है इस तरीके का साक्ष्य, और उसकी हम सत्यता की जाँच कर रहे हैं। कब का ऑडियो है, किन के बीच का ऑडियो है, किस तरीके का ऑडियो है, उसकी जाँच चल रही है। पूरी प्रेस का, पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को मीडिया ने बहुत शानदार तरीके से जनता के बीच में रखा है। हम आभारी हैं, मनमोहन जी, राहुल जी, हम सब लोग इसके आभारी हैं मीडिया के। 9 महीने ज़्यादा रिश्ता रहता है, बट मेरी माँ की शव अभी तक एम्स के अंदर है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई लोग नहीं आ रहे हैं, कोई हमें इतना समर्थन नहीं मिल रहा है जोधपुर की जनता से, ना जोधपुर के पॉलिटिशियन से, किसी से भी जो हमारे पास में आते हैं। बीच बालोतरा से एक बड़ी खबर आ रही है। रीट भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी पकड़ा है। पुलिस के तरफ से आरोपी मोटाराम को गिरफ्तार किया गया, तो बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। रीट भर्ती परीक्षा मामले में फर्जीवाड़े का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए का इनाम था इस पर और पुलिस ने इसे पकड़ने में कामयाबी पाई है। समझा जा सकता है कि रीट परीक्षा को लेकर कई कड़ियां जोड़ी जा सकती हैं, कई इस व्यक्ति से राज निकलवाए जा सकते हैं क्योंकि इनामी आरोपी है। एक ब्रेक का भूज के दिन अपने कमरे में मृत मिले कोचिंग छात्र के शव को गमगीन माहौल में परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन साइलेंट अटैक के चलते छात्र की मौत होना बताया जा रहा है। पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया है। पटना निवासी अथर्व रंजन तलवंडी इलाके में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। छात्र के साथ उसकी मां भी पीजी में रह रही थी। पीजी मालिक संजय कुमार ने बताया कि करीब 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। कल शाम को अथर्व ने मां से कहा कि भूख लग रही है, जिसके बाद उसने खाना खाया और सो गया। मुंह से झाग निकल रहे थे। जवाहर नगर पुलिस ने बताया कि परिजनों की सहमति से बिना पोस्टमार्टम किए शव को सौंप दिया है। माँ को ही पहले पता नहीं पड़ पाया समय पे, और जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर के द्वारा क्या कहा गया कि इसकी 3-4 घंटे पहले ही डेथ हो चुकी है। बस ये सिचुएशन थी। पिता का नाम अभिषेक रंजन, ये रहने वाला पटना का है। ये करीबन 2 साल से अपनी माँ के साथ यहाँ महावीर नगर अपना तलमंडी 1B20 में रह करके जेईई की तैयारी करा था। इसके पहले से ही सिर की कोई दवाई गोली चल रही थी। कल माँ ने नाश्ता करवाया, नाश्ता करने में इसने गोली खाया, गोली खाने के बाद में ये सो गया। सोने के बाद करीब 2 बजे करीब जगाया इसको, तो ये इसके मुँह में कोई झाग वाग आ रहे थे। पिंक सिटी दीपावली के मौके पर देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रही। पर्यटक ने न केवल दीपावली का आनंद लिया बल्कि जयपुर की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद भी किया। दीपावली का आनंद गुलाबी नगरी
जयपुर, जो अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, इस दीपावली के मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रही। पर्यटक न केवल दीपावली का आनंद ले रहे थे, बल्कि शहर के अलग अलग बाजारों की सजावट को भी देख रहे थे। दिन में उन्होंने शहर के प्रसिद्ध स्मारकों का दौरा किया और शाम को जयपुर की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर के बीच इन 4 दिनों में आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय और नाहरगढ़ दुर्ग में कुल 98,811 पर्यटक आए। इनमें से आमेर महल में 30,410, जंतर मंतर में 18,731, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में 15,086 और नाहरगढ़ दुर्ग में 9,212 पर्यटक शामिल थे। इस दौरान जयपुर के अन्य प्रसिद्ध स्थानों जैसे जंतर मंतर, हवा महल और जल महल पर भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। ये दीपावली न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक यादगार अनुभव बन गई। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू भी पर्व के मौके पर सैलानियों से गुलजार रहा। यहां इस बार पर्व के दौरान रिकॉर्ड आवक देखने को मिली। पर्यटन सीजन की शुरुआत ने यहाँ की चहल पहल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दीपावली के बाद खासकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार रहता है, जिसमें ज्यादातर लोग गुजरात से आते हैं। प्रतिदिन 60,000 से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ माउंट आबू एक बार फिर से दुल्हन की तरह सज गया है। नगर पालिका ने नक्की झील और अन्य प्रमुख स्थलों को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे न केवल पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। प्रतिदिन लाखों की आय यात्री कर के रूप में नगर पालिका को हो रही है, जो इस क्षेत्र के विकास में सहायक है। गुजरात में लाभ पंचम के बाद कई स्थानों पर गतिविधियां बंद हो जाती हैं, इसलिए पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हैं, जिससे यहाँ की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाती है। अगले कुछ दिनों में अनुमान है कि 2 से 3 लाख पर्यटक यहाँ पहुँच सकते हैं, जो कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस सीजन की तैयारी में होटल व्यवसायियों ने भी विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। माउंट आबू की खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करती है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। धार्मिक स्थल रामदेवरा में पर्यटक सीजन पूरे बूम पर है। देश भर से आए पर्यटकों ने रामदेवरा में पड़ाव डाल रखा है। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसलमेर के धार्मिक स्थल रामदेवरा में दूसरे दिन भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय पर्यटकों की भीड़ देखकर लगता है कि यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व काफी बढ़ गया है। बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर दर्शन के लिए लंबी कतारें दर्शाती हैं कि श्रद्धालु इस स्थल की महत्ता को कितना मानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है और इस बार भी भीड़ ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुरक्षा के कड़े प्रबंध के चलते पर्यटकों को सुरक्षित रूप से दर्शन करने में मदद मिल रही है। रामदेवरा में मेला चौक पर दुकानें सज गई हैं, जहां पर्यटक खरीदारी कर रहे हैं। ये क्षेत्र न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बन चुका है, जहां से लोग जैसलमेर, सम, तनोट, ट्रॉय और बॉर्डर की ओर जाते हैं। ये सब दर्शाता है कि रामदेवरा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी है। विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेले की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है, जो 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि पुष्कर धार्मिक मेला 9 नवंबर से शुरू होगा। आज से औपचारिक शुरुआत हो गई, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा पशु मेले में पहुंच चुके हैं। ये मेला 17 नवंबर तक चलेगा और वहीं बात हम धार्मिक मेले की करें तो 9 नवंबर से धार्मिक मेले की शुरुआत होगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पशुपालन विभाग ने पशुओं की गणना के लिए चौकियां स्थापित की हैं और पशुपालकों को निःशुल्क स्थान एवं खाने पीने की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेला आयोजन के दौरान अलग अलग रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर गायकों की प्रस्तुतियां और कई प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। हालांकि पिछले कुछ साल में पशुओं की संख्या और विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है, जिससे मेले की रौनक कम हुई है। इसके लिए राज्य सरकार और प्रशासन को प्रचार प्रसार और बेहतर व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देना होगा, ताकि पुष्कर मेले की विश्व प्रसिद्धि को पुनर्जीवित किया जा सके। प्रदेश में इस बार टूरिज्म सीजन काफी हैक्टिक होने वाला है। खासतौर पर अगला महीना दिसंबर और मार्च में राजधानी जयपुर में होने वाले बैक टू बैक इवेंट टूरिज्म सेक्टर को प्रभावित करेंगे। एक और जहां अगले महीने राइजिंग राजस्थान इवेंट होने जा रहा है, वहीं अगले साल मार्च में आईफा अवार्ड होने वाला है। ऐसे में देसी विदेशी पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं।
देसी विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान हमेशा से पहली पसंद रहा है। ये कारण ही है कि साल 2023-24 में राजस्थान में करीब 17 करोड़ पर्यटकों की फुटफॉल रही है, यानी आमद हुई है। इस बार पर्यटकों की संख्या 20 करोड़ मानी जा रही है। आईफा अवार्ड समारोह में 700 से 800 सेलिब्रिटीज के जयपुर आने की संभावना है। Firstly, I would like to thank through you to the government of Rajasthan that they have taken this initiative. जो राइजिंग राजस्थान हमारे जयपुर में सरकार अपने प्रथम वर्ष में करने जा रही है, इसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार अपने प्रथम वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान जैसा सबमिट करती है तो 4 साल एक निवेशक को लगते हैं। और मैंने भी एक MOU सरकार के साथ साइन किया है, सो आई नो कि ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। नाउ बात अब जब कर रहे हैं टूरिस्ट सीज़न की, तो टूरिस्ट सीज़न जो हमारा है वो अब कोई 6 महीने का नहीं रहा है। हमारा टूरिस्ट सीज़न एज सुन एज समर्स ख़त्म हो जाता है, टूरिस्ट सीज़न चालू हो जाता है। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए जयपुर के करीब 50 5 स्टार होटल, करीब 100 3 स्टार होटल और 2000 के करीब बजट होटलों में एक बहुत बड़े संख्या में पर्यटकों के आने की संभावनाएं हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि राइजिंग राजस्थान फिल्म फेयर अवार्ड और वेडिंग सीजन को देखते हुए 5 स्टार होटल में करीब 7000 कमरे, 3 स्टार होटल में करीब 7000 और बजट होटलों में करीब 50,000 कमरे हम ये मान के चलते हैं इनमें बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी रहेगी। और आगामी सीजन में विशेष रूप से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर में हमारा अच्छा बिजनेस होने की संभावनाएं हैं। दौसा से खबर, जहां विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला रखा है। और इसी कड़ी में पुलिस ने गंदलाई गांव की नदी के पास चौकीदारों की ढाणी में अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले को एक ठिकाने पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस टीम ने करीब 9000 लीटर वाश को नष्ट किया। इसी जगह पर रामगढ़ पचवारा पुलिस की 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। हथकढ़ शराब बनाने में के काम में ले जाने वाली भट्टियों और अन्य उपकरणों को भी नष्ट किया गया। हाँ, आज ये जो चुनावों के मद्देनज़र व इलाके में जो अवैध हथकढ़ शराब की सूचनाओं के मद्देनजर रखते हुए ग्राम गंडलाई है, जो चौकीदारों की ढानी है, जो नदी के किनारे है, उसने एक भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ऐसा बना रखा है, उसमें हथकढ़ शराब का संचालन काफ़ी दिनों से हो रहा है। समय समय पहले भी रेड दी गई है। आज टीम के साथ वहाँ पहुँचा तो करीब 9000 लीटर वाश जो थी उनको नष्ट किए। शराब बनाने के जो उपकरण थे उनको नष्ट किया है। सफेद शराब को वहाँ तलाश करने को कोई नहीं पाई गई। उनके संसाधन वगैरह मिले जिनको नष्ट किए। आगे भी उनके बारे में